चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर खत्म हुआ। लगभग 13 माह चीफ जस्टिस रहने के बाद अब काजी फाइज ईसा रिटायर हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा को क्या हम पाकिस्तान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस कह सकते हैं, यानी मुतनाज़े तरीन चीफ जस्टिस क्या इनको करार दिया जा सकता है? पाकिस्तान में 29 चीफ जस्टिस रहे हैं। इन 29 चीफ जस्टिस साहिबान में से 6 चीफ जस्टिस ऐसे रहे हैं जिन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, उस वक्त की एग्जेक्टिव को, उस वक्त के जो मार्शल लॉ सिस्टम था, हाइब्रिड सिस्टम था, इसको भरपूर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट फराहम की। इन 6 जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, इन 6 चीफ जस्टिस में से काजी फाइज ईसा क्या इन 6 से भी ज़्यादा मुतनाज़े हैं? आज हम ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को वीक करने के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से, मार्शल लॉज को, फौजी हुक्मरानों को आइनी जवाज़ देने के हवाले से पाकिस्तान के जजेस का किरदार शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, 1954 से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। आप क्या काजी फाइज ईसा जो पाकिस्तान के मुतनाज़े चीफ जस्टिस रहे हैं, क्या इनकी तरह ही मुतनाज़े हैं या इनके मुकाबले में भी बढ़कर हम काजी फाइज ईसा को मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं? 6 चीफ जस्टिस साहिबान के साथ अगर हम इनका मुकाबला करें काजी फाइज ईसा का, 6 ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान जिन्होंने अपने अपने दौर में मार्शल लॉज को आइनी जवाज़ फराहम किया या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ाने के लिए फैसले दिए। इनमें बड़ा नाम जो है वो जस्टिस मोहम्मद मुनीर का है, जो 1954 से 1960 तक चीफ जस्टिस रहे। इन्होंने गुलाम मोहम्मद के जो किरदार था, गुलाम मोहम्मद जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक मीन्स इस्तेमाल कर रहा था, उसके फैसलों को तौसीक किया, अयूब खान को तौसीक किया। नजर ज़रूरत के पाकिस्तान में मौजूद इन्वेंटर मोहम्मद मुनीर ही थे, लेकिन अब मोहम्मद मुनीर को डील करते हुए ये बात ज़हन में रहे कि मोहम्मद मुनीर को सुपरसीड करके लाया ही इसलिए गया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में फ़ैसले दें इनको, क्योंकि ये जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैसले तब से देते थे, यानी उस वक्त की जमहूरी आज़ादियों को ख़त्म करने में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मुनीर का किरदार बड़ा अहम था। इसीलिए इनको सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट में सीधा चीफ जस्टिस बना दिया गया। यानी चीफ जस्टिस मुनीर जो कुछ करते रहे वो ढका छुपा नहीं था, वो पहले से मालूम था कि एस्टेब्लिशमेंट के अशोरों पर काम करेंगे। उसके बाद शेख अनवरुल हक 1977 से 1981 तक चीफ जस्टिस रहे। जनरल ज़िया के दौर में भुट्टो को सजाए मौत देना हो, जनरल ज़िया के मार्शल को वैलिडेट करना हो, तो इसमें चीफ जस्टिस शेख अनवरुल हक का किरदार है। लेकिन चीफ जस्टिस शेख अनवरुल हक भी पीसीओ का हलफ उठा चुके थे, यानी जनरल ज़िया की ताबेदारी का, जनरल ज़िया की वफादारी का हलफ उठा चुका था। इसलिए इससे यही तवक्को की जा सकती थी कि अनवरुल हक जनरल ज़िया के इशारों पर ही फैसले करेगा। अरशाद हसन खान 2000 से 2002 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। अरशाद हसन खान ने भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वफादारी का हलफ उठाया हुआ था, जिसको पीसीओ कहा जाता है। इसीलिए अरशाद हसन खान जो मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसले करता रहा, मुशर्रफ को आइन बदलने का, 3 साल तक हुक्मरानी करने का जवाज़ देता रहा। तो ये हर किसी को पता था कि अरशाद हसन खान चूँकि आए पीसीओ का हलफ उठाकर, मुशर्रफ का वफादारी का हलफ उठाकर आया है, तो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। चौथा नाम फिर जो है कंट्रोवर्शियल जजेस चीफ जस्टिस में से इफ्तिखार चौधरी का हम अगर वो 2007 वाला ये बहाल होते रहे फिर मुअत्तल होते रहे वो हटाकर अगर यकसुई के साथ देखें तो 2009 से 2013 तक इफ्तिखार चौधरी को मौका मिला चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने का। इन्होंने इन 4 सालों में इफ्तिखार चौधरी ने
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जनरल कियानी के साथ मिलकर जिस तरीके से मुंतखब हुकूमत को वीक किया, जिस तरीके से इन्होंने पूरी जो दुनिया में कॉमन लॉ जहाँ पर है, यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है, इन्होंने इफ्तिखार चौधरी ने फर्स्ट टाइम रवायत बनाई कि जज मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को भी निकाल सकता है। और इफ्तिखार चौधरी ने ये रवायत बनाकर इस्टेब्लिशमेंट का एक काम किया। इस्टेब्लिशमेंट जो पहले मार्शल लॉ लगाकर काम करती थी, इफ्तिखार चौधरी ने अब उनको अदालती फैसले के जरिए ये काम करके दिखा दिया कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर दिया। लेकिन इफ्तिखार चौधरी से डील करते हुए भी ये बात ज़हन में रहे कि इफ्तिखार चौधरी 2009 में जब बहाल होने जा रहे थे तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के साथ बिल्कुल इन्होंने तय कर लिया था कि जिस तरह आप चलेंगे, जिस तरह आप चलाएंगे, मैं उसी तरह चलूँगा। इन इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ करके आने वाले इफ्तिखार चौधरी, ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को वीक ही करना था, प्राइम मिनिस्टर्स को उड़ा के मेमो गेट की सूरत में या बाकी तमाम मामलात में वीक ही उन्होंने किया, वीक ही करना था। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम आता है 2016 में 2019 तक। साकिब निसार भी हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करने में, साकिब निसार के दौर में एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया और हाइब्रिड निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट किया, पाकिस्तान में मजबूत हुआ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में। अब यहाँ पर साकिब निसार के साथ भी डील करते हुए ये बात ज़हन में रहे कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस बने थे तो ये हर पाकिस्तानी, तकरीबन ज़रा सा भी शौर रखने वाला पाकिस्तानी जानता था कि पाकिस्तान में अब बाजवा डॉक्ट्राइन चलेगी, बाजवा फार्मूला चलेगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट दरपर्दा अदलिया से काम लेगी हुकूमतों को, जमहूरियत को कमज़ोर करवाने के। तो साकिब निसार भी पपिट के तौर पर यह काम करता रहा। उसके बाद आसिफ सईद खोसा को भी हम इस कैटेगरी में इसलिए शामिल कर रहे हैं, 2019 से 2020 तक ये चीफ जस्टिस रहे। इन्होंने पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन के मामलात थे उसको बाकायदा तौर पर कानूनी जवाज़ फराहम करवा दिया, यानी पार्लियामेंट को इन्होंने कह दिया कि ऐसी कानून साजी करें। यानी जनरल बाजवा को, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए इन्होंने पूरी कानून साजी ही करवा दी कि आपको पार्लियामेंट के ज़रिए हम कानून साजी करवा कर एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये 6 हमने चीफ जस्टिस आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी भी चीफ जस्टिस साहिबान, ज़ाहिर बात है, जो हम अभी जिनका जिक्र नहीं कर रहे, उन्होंने भी बहुत से गलत फैसले किए हैं, लेकिन ये हम 6 वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को या फौजी हुक्मरानों को या हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। उमर अता बंदयाल का अगर हम एज आ चीफ जस्टिस स्कोर कार्ड देखें तो वो मिला जुला स्कोर कार्ड है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की बातें मान रहे थे, जैसे तरीके अदम एतमाद करवाने के हवाले से उन्होंने फैसला दिया, लेकिन फिर हमने देखा कि कभी कभार वो इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम भी देते थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इंतखाबात का जोर डालकर इलेक्शंस करवाने का जहाँ तक मामला हो, तो इनका ऑन एंड ऑफ मामला रहा। इनको हम मुकम्मल तौर पर उमर अता बंदयाल को ना ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम करते रहे और ना हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को डिफाई करते रहे। इसलिए हमने इनको 6 जो चीफ जस्टिस का जिक्र किया है उस कैटेगरी में नहीं डाला। अब देखते हैं काजी फायज ईसा को। काजी फायज ईसा क्यों पाकिस्तान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस कहलाए जा सकते हैं? क्योंकि काजी फायज ईसा वाज़े तौर पर जब 2019 में मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना केस हुआ और काजी फायज ईसा ने एजेंसियों के किरदार को कंडेम किया कि एजेंसियों का पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होना चाहिए, फिर जिस तरीके से काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने इमरान खान की मदद से जिस तरह इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया और जस्टिस काजी फायज ईसा को उस वक्त सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, जो डेमोक्रेटिक हलके हैं, जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से जिस तरह की सपोर्ट मिली और उस सपोर्ट की बिना पर जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्वैश हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ना सिर्फ ये कि बाकायदा तौर पर रेफरेंस ख़त्म हुआ बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने सितंबर 2023 में। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा चीफ जस्टिस अब आया है पाकिस्तान में कि जिसके पीछे कोई बैगेज नहीं है। जिस तरह इससे पहले हमने 6 चीफ जस्टिस साहिबान को आइडेंटिफाई किया, उन सब के पीछे बैगेज था। वो पहले से मालूम था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करने के लिए आ रहे हैं, उनको बनाई इसलिए गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में फ़ैसले करें।
काजी फाइज ईसा से पाकिस्तान में जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जो प्रोविजनल ऑटोनमी है, सूबाई ऑटोनमी है, बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं, बाकी जो तमाम इश्यूज़ हैं, इनके जो हल करने वाले लोग हैं, जिनको यकीन है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शुरू में ही सितंबर 2023 में चंद ऑप्टिक्स का सहारा लिया कि ट्रायल्स को टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा, टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, इस तरह के कॉस्मेटिक काम किए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाकर इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का वन मैन शो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि इन्होंने ही अपने दौर में एक्ट जारी करवा दिया, सदर से ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को उसकी पहले वाली शक्ल ना रहे, यानी खुद पहले कहा कि चीफ जस्टिस के पास पावर ना हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मंजूर करवाया और फिर खुद इसमें तरमीम कराकर वन मैन शो बरकरार रखा, जारी रखा। जहां तक इनको भुट्टो केस में क्रेडिट दिया जाता है, खासतौर पर पीयूष पार्टी इस चीज़ को बड़ा कैश करती है, क्योंकि पीयूष पार्टी के पास इसके अलावा कुछ कैश कराने के लिए है नहीं। वो इनको कहती है कि इन्होंने भुट्टो केस में जी बड़ा आला फैसला दिया। आप भुट्टो केस पर काजी फाइज ईसा की कोर्ट का फैसला देख लें। इन्होंने भुट्टो केस पर ना उस वक्त के जजेस को कंडेम किया है, ना उस वक्त के जजेस को कहा है कटहरे में खड़ा किया है, ना उस वक्त के फौजी अमर जनरल ज़िया को कुछ कहा है। इन्होंने कहा जी भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अब ये तो एक लेपा तोपी वाली बात है ना कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अगर काजी फाइज ईसा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक फैसला करते, उन्हें वाज़े तौर पर सिंबॉलिक तरीके से उस वक्त के जजों और ज़िया के खिलाफ कोई फैसला देना चाहिए था। इन्होंने भुट्टो केस में ऐसा नहीं किया। और फिर इनका मशहूर ज़माना 13 जनवरी का फैसला, जिस पर दुनिया भर के जो जुरिस्प्रूडेंस हल्के हैं, कानूनी हल्के हैं, उन्होंने तनकीद की। किस तरीके से पीटीआई से उसका निशान छीना गया, पीटीआई से सियासी मुखालफत अपनी जगह, पीटीआई को ओपोनेंट होना, कोई पीटीआई की राय से मुत्तफिक नहीं होता। मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ ये अवाम को गलत बता रहे हैं, ये इस तरह हो ही नहीं सकता जिस तरह पीटीआई दावे नारे कर रही है। उसके बावजूद एक इतनी बड़ी जमात को सियासी निशान से महरूम कर देना, ऐसा पाकिस्तान में किसी चीफ जस्टिस ने कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट या फौजी रूलर के इशारे पर भी नहीं किया, जिस तरह 13 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया, पीटीआई को निशान से महरूम करके। ये ऐसा फैसला था जिसका बहरान आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। आज भी जो मखसूस नशस्तें हैं, स्पेशल सीट्स हैं, उनको लेकर इशू बना हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जमात मानी जाए ना मानी जाए, 80 अरकान पीटीआई के हैं या सुन्नी इत्तेहाद के हैं, आज़ाद हैं या नहीं हैं, आज तक पाकिस्तान इस बहरान का, इस क्राइसिस का सामना कर रहा है इस गलत फैसले की वजह से, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह फैसला किया, जो आज तक पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है। और जाते जाते अगर वो चाहते तो इस इशू को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 21 अक्टूबर को, यानी अपने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले, उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन को भी बाहर फेंक दिया कि पीटीआई को जो बल्ला का निशान नहीं दिया गया वो ठीक फैसला था। अगर वो चाहते तो शायद थोड़ी सी तसी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी नहीं की। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस वजह से हम मोस्ट कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। और यहाँ पर जाते जाते हामिद मीर साहब का जो कॉलम है, जंग अखबार में जो कॉलम उन्होंने लिखा है काजी फाइज ईसा पर, मैं उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छा हुआ कि इससे पहले पंजाबी जजों को ही कटहरे में खड़ा किया जाता था कि पंजाबी जज ही मार्शल लॉ को इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम करते हैं। लेकिन अब बाकी सूबों वाले लोग भी कह रहे हैं जो पंजाब के नहीं हैं कि बलूचिस्तान से आने वाले जज ने भी ऐसे कर दिया। यानी जो सिर्फ पंजाबियों पर जिम्मा लगता था, अब वो जिम्मा एटलीस्ट जब मुस्तकबिल में हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि सिर्फ पंजाबी जज नहीं होते थे, बाकी सूबों के जज भी ऐसे रहे हैं काजी फाइज ईसा की तरह, जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर फैसले करते रहे हैं। तो ये था काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट और क्यों उनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जा सकता है। इस हवाले से पेश किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।